ओके। आ, दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, आपके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आ, भूपेंद्र जी जीरकपुर से बिलोंग करते हैं। इनका होम ग्रुप है मेरेकल ग्रुप जीरकपुर। और इनकी डेट ऑफ सोब्राइटी है 8 दिसंबर 2019। आ, भूपेंद्र जी, आपके मैं बार बार आपका स्वागत कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने ही हैं। कहीं आप बुरा ना मान जाएं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्या हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें भूपेंद्र जी? बिल्कुल जी। ओपनली फ्रैंकली। ठीक है जी। तो फ्रैंकली ही आपका, इसी को आज थीम रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमें पता है कि आप डिफेंस फोर्सेस से हैं। और डिफेंस पर्सनल को हम बहुत ही स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन में रहने वाले, और मतलब एक हाई स्टैंडर्ड में रखते हैं। लेकिन एक डिफेंस डिसिप्लिन पर्सन से आप शराबी कैसे बन गए? हम पहले इसी से शुरुआत करते हैं। थैंक यू हर्ष। आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल मैं रिलेट करता हूँ कि इतनी डिसिप्लिन फोर्सेस में रह के मैं शराबी कैसे बन गया। अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो मैं इसीलिए शराबी बना क्योंकि मैं आर्म फोर्सेस में था। और मेरे को ये बहुत एक उसको मैं यहाँ पे झूठा अहंकार ही कहूंगा कि शराब मेरे को कुछ नहीं कहती। और अगर मैं कभी ना भी करता था तो मेरे साथी बोलते थे, यार एक तो तू सरदार ऊपर से फौजी, शराब को क्या वो है। तो मेरी शराब बढ़ती गई और मैं उसको इंजॉय करता था। इंजॉय इसलिए करता था कि लोग वाहवाही करते थे कि यार ये तो टैंकर है, टैंकर बोलते थे मेरे को कि ये तो टैंकर है ये। और मैं इस बात को बहुत गर्व से कहता था कि मैं एक बोतल पी के भी स्टेबल रहता हूँ। और मुझे ये पता नहीं था कि ये ज्यादा दिन चलने वाला गेम नहीं है। इतना क्वांटिटी में मैं केमिकल अपने अंदर डाल रहा हूँ तो उसका रिएक्शन या उसके साइड इफेक्ट तो डेफिनेटली होंगे। और उसके जो साइड इफेक्ट ये हुए कि मैं धीरे धीरे मैं शराब के लिए झूठ बोलने लग गया, बेईमान होने लग गया, अनडिसिप्लिन हो गया। मेरी लाइफ का कोई डिसिप्लिन नहीं रह गया था। मैं इसलिए बहुत जोर देता हूँ कि ए में आने के बाद अगर मेरी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर मेरी सोबराइटी इतनी शाइन नहीं करती जितनी करनी चाहिए। पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट, ये सब मेरे में नहीं था। तो इसी से शुरुआत हुई। बेसिकली मैं बहुत डरपोक इंसान था और शराब का मैं सहारा लेता था क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा था। मैं यहाँ सभी दोस्त अपने ही हैं। मैं मिलिट्री पुलिस में था तो मेरे को हमेशा थोड़ा अकड़ के रहना पड़ता था और अकड़ के लिए मैं शराब का सहारा लेता था कि मैं थोड़ा रफली बोलूं। बेसिकली मैं ऐसा है नहीं था। महा डरपोक और कमजोर इंसान था मैं। दुनिया देखी नहीं थी। सीधा स्कूल से यूनिफॉर्म में। और जब इतनी बड़ी दुनिया सामने दिखाई दी तो मेरे से वो हैंडल नहीं हुई। और मुझे ये लगता था कि मैं अगर शराब पीऊंगा तो मैं अच्छी अच्छी तरह लोगों से बात कर सकूंगा, इंग्लिश में बात कर सकूंगा। तो इन सब चीजों से ये शराब जो है वो एक भयंकर रूप लेती गई। और जैसा कि ये निश्चित ही था कि ये इतना लंबे पीरियड तक होना है। मैं तकरीबन 25 साल मैंने शराब पी। हाँ, ये है कि मैंने बहुत लेट पीना शुरू किया। आई वॉज 28 मैंने जब पीना शुरू किया। और फिर रुका नहीं मैं। फिर मैं रुका नहीं जब तक कि शराब ने मेरे को अच्छी तरह पिटाई नहीं मेरी कर दी। मैं रुका नहीं। तो आ, भूपेंद्र जी, तो
यही मैं पूछना चाह रहा था कि आप मान रहे हैं कि शराब ने आपकी पिटाई तो कर दी, लेकिन ये आपने सही में, एक फौजी ने सरेंडर कब किया, और वो भी शराब के आगे, जिसे वो अपनी अकड़ के लिए पी रहा था क्या, मतलब लोगों को दिखाने के लिए पी रहा था। और बड़ा, मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हुआ होगा यही बोलना कि मैं शराब के आगे हार गया। तो ये आपने कैसे किया और कब किया? देखो, ये मेरे शराबीपन के आखिरी दिनों में, आखिरी कुछ सालों में सब चीजें मेरे सामने खराब हो रही थी। और मैं बिंज ड्रिंकर था। 6 महीने 8 महीने के लिए बीच में छोड़ देता था। उसमें मेरा एक ही काम होता था कि अपनी छवि ठीक करूं मैं। अपने जो नुकसान मैंने कर दिए 1 2 3 महीने पी के, उनको मैं थोड़ा सा लाइट करूं, रिलेशन ठीक करूं। और ये कई सालों तक चलता रहा। मैं 6 महीने 8 महीने, कभी कभी 1 साल भी सोबर रह, बिना शराब के रह के मैं यही कोशिश करता था कि मेरी जो मैंने नुकसान किए हैं उनको मैं ठीक कर लूं। लेकिन दिमाग में यही रहता था कि मैं फिर पीऊंगा, इन सब चीजों को एक बार ठीक कर लूं। बाकी मैंने सरेंडर कैसे किया ये मैंने नहीं किया। इसमें केवल और केवल मैं गॉड ग्रेस बोलता हूँ। मैं ए में आया नहीं था, मैं लाया गया था। ए में मेरे को लाने वाला ईश्वर ही था, कि जिसने मेरे को सद्बुद्धि दी। मेरी, पंजाबी में कहते हैं, सियाणा बहाल की थी। क्योंकि मेरे को मेरे नुकसान दिख ही नहीं रहे थे। मैं हमेशा अपनी शेयरिंग में भी बोलता हूँ कि शराबीपन के दौरान मेरे को मेरी आंखों में मोतिया आ गया था। मेरे को मेरे नुकसान दिख ही नहीं रहे थे। जिंदगी तहस नहस हो रही थी, लेकिन शराब के ऊपर मैंने कभी ब्लेम नहीं आने दिया। शराब का मैं पक्का वफादार था कि नहीं, ये शराब की वजह से नहीं है, ये तो उसकी वजह से है, परिवार की वजह से है, समाज की वजह से है, रिश्तेदारों की वजह से है, परिस्थितियों की वजह से है। सबको ब्लेम मैंने किया, लेकिन शराब का बहुत वफादार रहा मैं। तो सरेंडर जहां तक था, ये सुनने में ही बड़ा औखा लगता था, बड़ा मुश्किल लगता था कि यार मैं सरेंडर करूं और वो भी शराब के लिए। और यहाँ मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ, कि मैंने मदद नहीं मांगी। मदद मांगना मेरी झूठी शान के खिलाफ था। झूठी शान थी वो। हमारे फौज में बोलते हैं कि अल्ले पल्ले कुछ नहीं, सलामी की कितने तोपों की चाहिए। तो मैं उस श्रेणी का व्यक्ति था कि अपने पास था कुछ भी नहीं, लेकिन अकड़ जो है वो पूरे हाई लेवल पे। तो ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, और मेरे परिवार वालों ने कहा कि भाई, मेरे बच्चों ने कहा कि आप एक बार ए में जाके देखो। ये 8 दिसंबर 2019 की बात है। और 9 तारीख को मैं जब मीटिंग में आया तो मेरे को कहा गया कि जहां आप जा रहे हो उसकी हमको फोटो भेजना। क्योंकि मेरा इतिहास ये रहा है कि मैं कह के कुछ जाता हूँ और करने कुछ लग जाता हूँ। तो मैंने फोटो भेजी। तो मेरे को सबसे बड़ा यहाँ मेरे पे ईश्वर की कृपा रही कि मेरे को परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। इरिस्पेक्टिव ऑफ माई, मेरा जो जंगली बिहेवियर था, उसके बावजूद भी मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं लकी था, किसी ने मेरे को छोड़ा नहीं। किसी ने मेरे को बहुत ज्यादा लताड़ा नहीं मेरी शराबीपन की वजह से। और उसका कारण ये था कि जब मैं बीच में ठीक होता था तो मैं बहुत अच्छा काम करता। मैंने बहुत सारी, रिटायरमेंट के बाद मैंने बहुत अच्छी कंपनियों में जॉब मेरे को मिली, क्योंकि मैं एक अच्छा वर्कर था। सिर्फ शराब के मामले में मैं जीरो था। बाकी में मैं सब 80 90% में परफेक्ट था। लेकिन जहां शराब का मुद्दा आता था तो मैं बिल्कुल जीरो हो जाता था उसके सामने। चाहे मेरी नौकरी हो, चाहे मेरे कितने लॉस होते हो, मैं प्रेफरेंस बोतल को देता था। क्योंकि वो हुड़क जो है, वो मेरी क्रेविंग जो है, वो मेरे को चैन से बैठने नहीं देती थी। और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाता था। उन गंदी गलियों में भी मैं गया जहाँ पे मैं होशो हवास में कभी जाना नहीं चाहूंगा। उन जगहों पे उन लोगों को रिक्वेस्ट की कि यार शराब दे दे, जिनसे मैं कभी
अगर मैं होश में हूं तो मैं उनके पास भी ना बैठूं। लेकिन ये सब शराब ने करवाया मेरे से, और उस स्तर तक ले गई कि मैं बड़ा क्लियर वर्ड में ये कहूंगा कि मेरे को अपने आप से घिन होने लग गई थी कि मैं कर क्या रहा हूँ, किस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा जो रॉक बॉटम है वो फाइनेंशियली या रिलेशनशिप से नहीं था। मैं वो जिल्लत नहीं और सह सक रहा था, जो शराब पीने के बाद जिल्लत होती थी। समाज में लोग बात करते थे, परिवार में, सब जगह। एक, जब मेरे से लोग किसी पार्टी में कहते थे कि यार तू इस कमरे में मत आइयो, यहाँ लोग बैठ के शराब पियेंगे, तो मेरे को बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी कि यार मैं वहां बैठ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन उनको पता था यार, हालांकि मैंने कभी भी शराबीपन के दौरान कभी गाली गलौज, मारपीट या इस तरह का कुछ नहीं किया था, तोड़ फोड़ कभी नहीं की। लेकिन मैं पीता बहुत वाहियात तरीके से था, बहुत ही गलत तरीके से, जो दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता था। वो कहते थे यार ये तो सरेआम ये तो सुसाइड कर रहा है ये तो उस लेवल का जो था, वो जो जिल्लत थी, वो बदनामी जो इतनी हो चुकी थी, वो सबकी आंखों में जो तिरस्कार मेरे को दिखता था, उसने मेरे को कहीं ना कहीं ये एहसास कराया कि अब मेरे को बस करना होगा। और फिर परिवार का प्रेशर था कि आप एक बार ए में जाओ। और दोस्तों मैं गया, और चीजें जो हैं वो स्मूथ होने लग गई, और मेरे को एक टाइम पे फिर इसमें मजा आने लग गया। शुरुआत के दिनों में मेरे को मीटिंग्स ने बहुत हेल्प किया, और बहुत जल्दी मैं 2 ढाई महीने में मेरे को ग्रुप का सेक्रेटरी बना दिया, और उसने मेरी रिकवरी को बिल्कुल पक्का कर दी। जिंदर जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। हाँ अ, जी। ये तो हमने मान लिया कि आप ठीक है, आप को बच्चों ने कहा कि ए में चले जाओ, आप ए में आ भी गए। लेकिन आपने ए को ढूंढा कैसे? वो मतलब ठीक है, बच्चों को पता होगा, आपने कहीं से किसी ने तो कैसे पता चला आपको कि ये मीटिंग है, यहाँ पे जाना है? मेरे ख्याल से जब आप आए हो तब तो ऑनलाइन मीटिंग्स भी नहीं होती होंगी, तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा। मैंने मेरे को मैसेज कहीं से नहीं मिला था। मैंने गूगल पे ढूंढा, ए मीटिंग्स नियर बाई, और मेरे को पंचकुला का उसमें एड्रेस आया। मैंने बात की, एक दोस्त हमारे अभी भी अच्छे मित्र हैं मेरे, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। तो क्योंकि ए के बारे में मैंने सुन रखा था, 2004 में मैं एक बार अपने रिलेटिव के साथ, नॉन पर्सन के साथ, मैं पंजाबी बाग दिल्ली की मीटिंग में भी गया था, चर्च में, मेरे को याद है अभी भी। लेकिन उसको मैंने सिरे से नकार दिया कि नहीं यार, ये तो जो बैठे हैं ये तो मेरे लेवल के शराबी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे। लेकिन दिमाग में वो बोलते हैं ना कि जो एक कीड़ा ए का डल जाता है जब, वो कई सालों बाद भी काम करता है। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ कि 2019 में मेरे को फिर ए की याद आई, जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया था, और मैं ए की मीटिंग्स में पहुंचा। अर्श जी। हाँ जी, हाँ जी। तो भूपिंदर जी, आप एक ही मीटिंग में पहुंच गए, तो आप, मैं सीधे ही पूछ रहा हूँ, आपने फ्रैंकली कहा था कि आपको देख के वहां लगा नहीं कि आप, क्योंकि आजकल ए में बहुत यंग लड़के भी होते हैं, आपसे बहुत छोटी उम्र के होंगे, और कुछ आप जैसे भी होंगे जिन्होंने बहुत पहले शराब छोड़ दी थी। आपको कहीं मतलब मिसिंग नहीं लगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया कहीं, मतलब? और ए में हम देखते हैं कि वो, आप हैं तो आप फौजी ही, वो इतना डिसिप्लिन नहीं रहता कई बार मीटिंग में, कुछ ना कुछ। तो आप एडजस्ट कैसे किया? आपको क्या महसूस क्या हुआ जब आप पहली ए की मीटिंग, पंजाबी बाग वाली नहीं, यहाँ पंचकुला में आप पहली ए की मीटिंग में गए? क्या आपकी क्या फीलिंग्स क्या थी तब?
अर्श, ये मेरे को एक ही मीटिंग्स पे पहुंचाना गॉड ग्रेस था। और दूसरी गॉड ग्रेस ये हुई कि मैं जब पंचकुला की मीटिंग में पहुंचा तो वहाँ काफी मेरे से बड़ी उम्र के भी लोग थे, ओल्ड टाइमर थे। और बात ये थी कि मैं इतना उगता चुका था कि पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था एडजस्ट करने का, पर मैंने किया। उसके पीछे कारण ये था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं दोबारा उस जिंदगी में नहीं जाना चाहता। और बहुत जल्दी मैं इसलिए उस माहौल में ढल गया क्योंकि उस टाइम पे मीटिंग्स में बड़ा अच्छा डिसिप्लिन होता था और बड़ा सिस्टमेटिकल वो होता था काम। वो मेरे को अच्छा लगा। तो अट्रैक्शन इस करके हुआ मेरे को कि एक तो मेरी उम्र के काफी लोग थे वहां पे। हाँ, मेरे को ये बोलने में कभी कभी बड़ी शर्म महसूस होती थी कि मैं पिछले 6 महीने से सोबर हूँ जो मेरी एज के साथ मैच नहीं करता था। लेकिन कैसे किया, मुझे भी आज तक उसका मेरे को जवाब नहीं मिला कि ईश्वर की क्या कृपा हुई। और ये जो शब्द हैं सरेंडर, और मैंने हार मान ली, मैंने शक्तिहीन मान लिया अपने आप को, मेरा ऐसा स्वभाव ही नहीं था। ये कैसे हुआ, मैं केवल उसको, अगर जहां तक मेरी अभी समझ काम करती है कुछ सालों बाद, कि ये गॉड ग्रेस थी। मुझे एक पावर की और सियाणप की शक्ति की जरूरत थी, जो मेरे को इन मीटिंग्स में आने के बाद दोस्तों की बातें सुन के लगा कि यार, आई एम एट द राइट प्लेस, और यही मेरे को अब करना पड़ेगा। और मैंने फिर अपना वो एक लाइफ स्टाइल ही बना लिया। मीटिंग से आधा घंटा पहले पहुंचना, ये मेरा रूटीन बन गया था। और अच्छा लगता था मेरे को सोबर रह के। कई सालों बाद मैंने सुबह की सुबह का सूरज उगते देखा था, अपने आसपास देखा था दुनिया में क्या हो रहा है, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा, मैं स्पोर्ट्समैन था, लेकिन शराब ने ऐसी उन चीजों पे पोचा मारा कि सब चीजें एक तरफ रह गई। तो इस तरह मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बहुत ज्यादा जब गिरावट हो जाती है मेरे जैसे शराबी की, तो फिर दूसरी तरफ दिमाग नहीं काम करता। क्योंकि ये तो मैं सारे जिंदगी करता ही रहा हूँ कि मेरे को वहां जाने में शर्म आएगी, वहां जाने में मेरे को मेरी ईगो हर्ट होगी, ये सब होगा, ये तो मैं करता ही रहा था। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता ये सब चीजें कैसे हुई, मैंने कैसे उस माहौल को एक्सेप्ट किया। लेकिन इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ मैं मानता हूँ कि मेरे जैसा अड़ियल घोड़ा है, उसके गले में लगाम डालना, ये ईश्वर ही कर सकता है यार। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भूपेंद्र जी, जहाँ आपने छोड़ा है लगाम डालने वाली बात, तो हमारे यहाँ पे में एक स्पॉन्सर का होना बहुत जरूरी होता है। वही बात आ गई कि क्योंकि मेरे गले में लगाम स्पॉन्सर नहीं डाली, तो आपको ने स्पॉन्सर लिया कि या नहीं लिया, स्टेप्स किए? अर्शी, मैंने स्पॉन्सर लिया नहीं था, मेरे को स्पॉन्सर मिला। मेरे स्पॉन्सर चंडीगढ़ में ही हैं। और उनका मेरे को कॉल आया, क्योंकि पहले मैं एक दूसरे ओल्ड टाइमर थे उनके साथ कर रहा था, तो वो कुछ उनकी बिजीनेस के कारण उन्होंने मेरे को कहा कि आप उनके पास जाइए और स्टेप वर्क कीजिए। और जब मैं कुछ महीने सोबर था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो मैंने स्टेप वर्क ऑनलाइन ही किया था अपने स्पॉन्सर के साथ। और मैंने पाया कि मेरे स्पॉन्सर जो हैं वो मेरे से और ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। और मेरे को वो बहुत बात अच्छी लगती थी कि वो हर चीज को बहुत माइन्यूटली बोलते थे, कैमरा ऑन रखो और मेरे को दिखाओगे, आपका मार्कर कहाँ है, आपकी पेंसिल कहाँ है, आपने बुक्स रखी हुई हैं सबके नहीं। मेरे को ये चीज अच्छी लगती थी, क्योंकि
बेसिकली मेरा स्वभाव ऐसा ही था। अगर मैं शराब ना पी रहा हूँ तो मैं इन चीजों को, मेरे को अच्छी लगती थी। तो स्पॉन्सर मैंने लिया, और लिया क्या, मेरे को मिल गए स्पॉन्सर। ये भी गॉड ग्रेस थी, ईश्वर की कृपा थी कि मेरे को बहुत सुलझे हुए इंसान मिले एज ए स्पॉन्सर। और उनके साथ उन्होंने स्टेप वर्क कराया। मैं जब गया उनके पास फिफ्थ स्टेप करने, तो उन्होंने कई चीजों पे लाल गोले लगाए, जिनको मैं समझता था कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे को खोल के बताया। यहाँ मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, हर्ष, कि हाँ जी, हाँ जी। हम रिजर्वेंट की बड़ी बात करते हैं। मेरा उनसे थोड़ा सा इस मामले में मतभेद था। वो बोलते थे आप अपनी रिजर्वेंट लिस्ट बनाओ। मैं बोला, मैं मेरे जैसे इंसान से मैं किसी को के साथ रिजर्वेंट रखने का मेरे को हक ही नहीं है। आई एम नॉट इंटाइटल फॉर दैट। मैंने जितना अपने शराबीपन के दौरान अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को, और बहुत सारे ऐसे अननोन लोग हैं जिनको मैंने तंग किया, अब मैं ठीक हो गया हूँ तो अब मैं कहूँ जी मेरे को तो रिजर्वेंट। हमारे परिवार वाले आमतौर पर कहते हैं कि यार इससे अच्छा तो तू मर ही जाता। मेरे ब्रदर ने बोला कि यार इससे अच्छा तो तू मर ही जा यार, हमको तो बेइज्जती ना सहनी पड़े। अब मैं जब ठीक हुआ हूं तो मैं कहूँ जी मेरे भाई से मेरे को रिजेंटमेंट है। या जो लोग मेरे को टोकते थे कि तू शराब मत पी, मेरे को उनके साथ रिजेंटमेंट। तो इस तरह से मुझे कई चीजें जो थी वो बड़ी क्लियरली समझ में आने लग गई। उसमें शायद एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि अगर मैं 35-40 साल की उम्र में ए में आया होता तो शायद मैं अभी तक ठीक ना होता। क्योंकि उस समय मेरा शरीर और मेरी मानसिक स्थिति जो है वो स्ट्रांग होती है उस एज में। और मैं ये मानने को कभी नहीं तैयार होता कि मेरे को शराब से प्रॉब्लम है। व्हेन आई केम टू ए, आई वाज 57। 57 साल की जिंदगी में जी के आया था ए में। और मैं इसको पुनर्जन्म बोलता हूँ। और कभी कभी आजकल मैं बहुत इस चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक ही लाइफ में मैंने दो जीवन देख लिए। एक वो जो नर्क का जिंदगी थी जो, और एक जो आज मैं जिंदगी जी रहा हूँ। आज मैं अपनी पसंद की जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे कभी कभी महसूस होता है कि मैं थोड़ा ओवर डिसिप्लिन हूँ, मेरे वजह से लोग तंग होते हैं। पर मेरे को कोई उससे परेशानी नहीं हो रही। अगर मैं किसी को टाइम दूं कि मैं आपको 6 बजे पिकअप कर लूंगा, मीटिंग चलना है, अगर वो 10-15 मिनट लेट हो रहा है तो मैं कभी उसको ये नहीं बोलता कि यार तू क्यों लेट हुआ। मेरी आदत है समय से पहले पहुंचना, तो मेरे को ही वो मैनेज करना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी जो चीजें थी लाइफस्टाइल में चेंज होती गई, चीजें समझ में आने लग गई। और इसमें मेरे स्पॉन्सर ने मेरी बहुत मदद की समझाने की, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट मेरे से 4-5 साल उम्र में बड़े थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक वो होता है कि स्पॉन्सर जो है वो मेरी उम्र का ही हो या मेरे से बड़ा हो, तो चीजें समझने में बड़ी आसानी हुई मेरे को। मेरी कहीं भी ईगो नहीं आई। अगर उन्होंने मेरे को कभी टोका या कहा कि नहीं ये नहीं करना, तो मेरे को कभी बुरा नहीं लगा। हाँ जी हर्ष। हाँ भूपेंद्र जी, आपको स्पॉन्सर ने कुछ करने के लिए कहा, ठीक है, आपको बुरा तो नहीं लगा, लेकिन क्या करना जो आपके स्पॉन्सर ने कहा, जो आपके प्रोग्राम में था, क्या करना आपको बहुत ही मुश्किल लगा? या कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आई प्रोग्राम को अपनी लाइफ में फॉलो करने में? मेरे स्पॉन्सर जो है वो 10th स्टेप के लिए बड़े स्टिक थे। तो वो मेरे को बोलते थे कि आप रोज अपना 10th स्टेप, मेरे को एक फॉर्मेट दिया था उन्होंने कि इसमें आपको फिलअप करके मेरे को भेजना है। अ, मैं इतना मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मेरे को बड़ी मुश्किल आने लग गई उसमें। और सुबह होते ही मेरे को वो जो है
घबराहट शुरू हो जाती थी यार कि मेरे को आज का 10th स्टेप लिख के भेजना है। 10th स्टेप में लिखने लायक तब होता हूँ अपनी कमियों को तुरंत स्वीकार करना, जब मैं उन चीजों को समझता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है आज। तो शुरुआत के दिनों में तो मेरे को समझ ही नहीं थी, मैं सोचता था ये तो मेरी गलती है ही नहीं है भाई, ये तो लोगों की गलती है, ये तो परिस्थितियों का ऐसा ऐसी है। इसलिए मेरे को 10 स्टेप लिखने में मैं बड़ा कामचोर था, और यही मेरे को एक काम मुश्किल लगा। बाकी 4th और 5th स्टेप में मेरे को बिल्कुल कोई अड़चन नहीं आई, वो मैंने बड़ी कंफर्टेबली किया उनके साथ। और इस तरह से मेरे को जो थोड़ी सी परेशानी आई, वो आई मेरे को रेगुलर 10 स्टेप करने में। हाँ जी हर्ष। हाँ, भूपेंद्र जी, जैसे अब हमारे ग्रुप में बहुत नए लोग हैं, तो थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूंगा आपसे कि आपका अपने स्पॉन्सर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। स्पॉन्सर के साथ रिलेशनशिप वो है जो मेरा परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं है, क्योंकि मैं उनसे वो चीजें शेयर करता हूँ, हालांकि बहुत कम मैं उनसे बात कर पाता हूँ। तो उनका दर्जा जो है मेरे लिए बहुत ऊपर है वो। हालांकि मैं पैर नहीं छूता, क्योंकि ए में इसके लिए मनाही है, लेकिन ही इज ए रिस्पेक्टफुल मैन फॉर मी, जिन्होंने मेरे को एक रास्ते पे चलने का तरीका बताया। तो उनके लिए बहुत आदर सम्मान है मेरे मन में अभी भी, और हमेशा रहेगा, कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे को खोल के मेरे बारे में बताया। मेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने बनाई कि भाई तू अंदर से ऐसा है, जो तू बाहर बाहर ये दिखावा कर रहा है ये सब दिखावे वाली चीजें हैं, लेकिन अंदर से तू ऐसा है। और जब वो उस चीज को मैंने देखा और धीरे धीरे मानने लग गया, ये बड़ा ग्रेजुअली चेंज आता है ये। मेरी थोड़ी उम्र हो गई थी तो मेरे को चीजें जल्दी समझ में आने लग गई। तो और उनके साथ सबसे बड़ी बात है कि लड़ना बंद हो गया। जब मैं लड़ाई बंद कर देता हूँ किसी भी चीज के साथ, उसको काइंड ऑफ सरेंडर ही कहते हैं, लेकिन सरेंडर शब्द मेरे को सुनने में बड़ा पिंचिंग लगता है। मेरे को वो शब्द जो है चुभता है, वो सरेंडर। पर जब मैं लड़ना, मैं इसको सॉफ्ट तरीके से मैंने इसको बना लिया कि मैंने परिस्थितियों से, लोगों से, सिचुएशन से अपने आप से लड़ना बंद कर दिया। तो वो चीजें थोड़ी और आसान हो गई हर्ष। हाँ, भूपेंद्र जी, आपने लड़ना तो बंद कर दिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि शराब बड़ी ही, हाँ, क्या कहते हैं उसे, कनिंग है। तो कहीं आपको, अब इतने साल से आप सोबर हैं, कभी कभी आपको लगा हो कि यार आज तो पीनी है, कहीं यहाँ लगा हो कि यार बच गए, शुक्र है, नहीं तो आज मैंने पी लेनी थी। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं आपके साथ कि यहाँ। हाँ जी हर्ष जी, मैं इसका अनुभव बताता हूँ मेरा क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिन से ही मेरे को कभी भी शराब का कोई थॉट नहीं आया, इवन सपने में भी नहीं आया। बहुत लोग शेयर करते हैं कि मेरे को सपने आते हैं शराब के, क्योंकि मैं इतना डीप जा चुका था, इतना डूंगा चला गया था मैं, कि उसके बाद शायद कोई जगह बची नहीं थी उससे नीचे जाने की। अपनी नजरों में गिर जाना सबसे बड़ी एक ये इंसान की वो होती है, और मेरे को अपने आप से घिन आने लग गई थी ये। तो कभी इस तरह का कोई थॉट दोबारा कभी नहीं आया। मैं एक यहाँ पर छोटा सा एक इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा दोस्तों के साथ, कि अगर मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, ईश्वर पे और अपने ऊपर विश्वास है, तो कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए कि हम हमारे नोन कोई अपने घर से बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने
मेरे को फोन करके कहा यार कि मेरे बेड में ना 3-4 बोतलें पड़ी हैं यार, उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दो। अब मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि बोतलें पड़ी हैं और मैंने उनको डिस्पोज करना है, मैं किसी को बेचूंगा तो लोग फिर ये शक करेंगे भाई ये अभी भी शराब रखता है, ये ऊपर ऊपर से ऐसा करता है। लेकिन दोस्तों मैं पक्का मन बना के मैं गया, उनका बेड खोला और वो 2 या 3 बोतलें थी, वो मैंने कमोड में उल्टी करके बहा दी। और कहीं मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे को पी लेनी है। हालांकि मैं बहुत चौकन्ना रहता हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं इस तरह की जो मैंने की उसके बाद आके मैंने अपने आप को कोसा भी कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग विश्वास होता जाता है कि नहीं मैं नहीं पी सकता, तो इस तरह के इंसिडेंट भी को फेस करने के लिए वो काबिल बना देता है। किसी पार्टी में पीना, या सब लोग पी रहे हैं तो मेरे को कोई ऑफर करे। अब मैं जहाँ रहता हूँ, जिस समाज में हूँ, मेरे साथ के बहुत रिटायर्ड लोग हैं जो हम शाम को मिलते हैं, तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आप पीते ना हो। तो अब उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि यार मैं अच्छा खासा शराबी था मैं, लेकिन अब मैं नहीं पीता। आ, स्वास्थ्य कारणों के लिए मैं दवाई लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। क्योंकि लोग आजकल आपको जज करते हैं बहुत तरीके से, और वो एक धारणा बना लेते हैं कि यार ये तो इस तरह का था। ये सिर्फ छूट मेरे को ए में है कि मैं इतना खुल के बोल लेता हूँ, लेकिन समाज में इस चीज को अगर मैं खुल के बोलूंगा तो वो लोग जज करने लग जाएंगे, और उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होता। थैंक यू। और ठीक है भूपेंद्र जी, हमने मान लिया कि आप शराब आप कभी टेम्प्ट नहीं हुए या कुछ आपका नहीं मन किया। ईश्वर की ग्रेस है आपके, बहुत बड़ी है, ज्यादा लोगों पे ऐसी नहीं होती। लेकिन फिर एक, जैसा एक मैं शराबी था तो मेरे लिए तो मेरी वो शराब मेरी दुख सुख की साथी थी। अगर मैं खुश हूं तो भी मेरे को पीनी है, अगर मैं स्ट्रेस हूं तो भी मेरे को पीनी है, अगर मैं दुखी हूं तो भी मेरे को पीनी है। और और बहुत से भाई मेरे ऐसे ही होंगे। लेकिन तो फिर आप, जब आप खुश होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, गुस्से में होते हो, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो? अर्श, मैं इस चीज को डिफरेंटली डिफाइन करता हूँ। मेरे को दुख कब होता है जब चीजों चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती, और मेरे को खुशी तब होती है जब मैंने जो मांगा था उससे ज्यादा मिल जाता है मेरे को। तो मैं एक चीज बड़ी स्ट्रांगली मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि जो पॉजिटिव हो गया मेरी लाइफ में, जो अच्छा हो गया, वो गॉड ग्रेस है, और जो नहीं हुआ वो गॉड्स विल है। ये कुछ शब्द हैं जो मेरे को बिल्कुल न्यूट्रल रखते हैं। बहुत ज्यादा खुशी होती है तो सबसे पहले दिल से जो है वो ईश्वर के लिए धन्यवाद निकलता है। हमेशा ऐसा ही हुआ कि मेरे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा हो गया, तो तुरंत ईश्वर के आगे हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद करना। और अगर बुरा हो गया है तो फिर वो मेरा नजरिया है। मैंने जैसा कहा कि मैं सोचता था यार मेरे साथ मेरे गलत हो गया यार, मेरा देखने का नजरिया बदल गया। मैं एक छोटा सा कोड है वो पढ़ूंगा जो मैंने मेरे को बहुत रिलेवेंट लगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता में लिखा हुआ है कि जिस वक्त आपके चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये हुआ दोस्तों। ईश्वर मेरे मेरे इम्तिहान जो लेता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर इम्तिहान में पास होता हूँ, बहुतों में फेल हो जाता हूँ, लेकिन फिर उसको गॉड्स विल मान के
अपने आप को संतोष देता हूँ कि यार ये ठीक है, ये ईश्वर की मर्जी है, ये काम अभी नहीं होना और ये ईश्वर की मर्जी है। तो ये कुछ चीजें जो है जब मैं फॉलो करता हूँ तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। और खुशी में मैं जरूर खुशी सेलिब्रेट करता हूँ। मैं अपने जो अच्छे दोस्त या अपने परिवार के साथ मैं उस चीज को शेयर करता हूँ, उनके साथ छोटी मोटी पार्टी कर लेता हूँ खुशी में। और दुख की डेफिनेशन मेरी बिल्कुल अलग है। दुख मैं उस चीज को बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से चीज नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हूँ। सब चीजें मेरे हिसाब से नहीं होंगी, शायद वो उस समय ना हो तो अच्छा है। मैं एक बात और बड़ी बिलीव करता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे को यही पता नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो मैं ईश्वर से क्या मांगू। शराबीपन के दौरान मैंने जो भी मांगा था वो हर चीज मेरे को दी ईश्वर ने, इंक्लूडिंग शराब। कई बार मैं ऐसी परिस्थिति में होता था कि ना मेरे जेब में पैसे और ना कोई साधन। पता नहीं कैसे मैं 25 किलोमीटर दूर से जाके शराब ले आता था। तो उस समय भी उसने, क्योंकि शराबी में और साधु में बहुत कम फर्क होता है। साधु जो है ईश्वर को पाने के लिए बहुत तपस्या करता है, और मेरे जैसा शराबी शराब को पीने के लिए तपस्या करता है, फर्क यही है बस। तो मैंने उस समय जो दिल से ईश्वर को कहा उसने दिया। मेरे लिए वो अच्छा नहीं था लेकिन मैंने मांगा और उसने दे दिया। अब मैं इस चीज से बहुत डरता हूं कि मैं कोई ऐसी चीज ना मांगू ईश्वर से, केवल धन्यवाद करूं यार। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो ये चीजें जो है रोजमर्रा के जीवन में बड़ी काम आती हैं, और मैं शांत रहता हूँ। धन्यवाद जी। अ, भूपेंद्र हाँ जी, जी। हाँ जी। आपको मतलब बहुत बहुत मुबारकबाद, आप इतने स्टेबल हो। अभी तक मैं नहीं हो पाया, इतना बड़ा जानकारी मिली आपसे। अ, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा भूपेंद्र जी कि आप इतने स्टेबल हो गए, आप बड़ा बड़ा ही, जैसे आप बता रहे हैं कि आप ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला है कि कैसे, जो हमें हमें भी थोड़ा इसमें, कि आप इतने लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी, इतना भगवान पे विश्वास कैसे आया, क्या किया आपने इसके? अर्श, मेरा फिर से यही जवाब होगा कि ये ईश्वर ने मेरे को जो मेरी सद्बुद्धि बहाल की, ये उसी का रिजल्ट है। मेरे नॉर्मल व्यवहार के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अपोजिट, जो मेरे को सद्बुद्धि दी ईश्वर ने कि मैं आज 10 मिनट आप सबके सामने आधा घंटा मैं बोल पा रहा हूँ। तो इस तरह का मैं था नहीं। लोगों से, भीड़ भड़के से मैं बहुत डरता था। फंक्शनों में जाता था तो शादी में तो मैं टेंट के पीछे ही कहीं बैठा होता था अपनी कुर्सी बिछा के शराब की बोतल लेके। मैं फेस नहीं कर पाता। अब जिंदगी को फेस करना के ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा। मैक्सिमम मेरी मौत हो जाएगी या बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा। मौत के तो नजदीक मैं बिल्कुल मौत को हाथ लगा के वापस आया हूँ। ईश्वर ने तब नहीं मरने दिया जब मैंने पूरी कोशिश की, जी तोड़ कोशिश की मरने की। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सुसाइड कर लेता, क्योंकि मैं कमजोर इंसान हूँ। लेकिन मरने की पूरी कोशिश की लेकिन मर नहीं पाया। तो ईश्वर ने जब वहां से पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो बाकी तो बहुत छोटी मोटी समस्याएं हैं। तो इस चीज को मैं याद रखता हूँ, और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मेरे सब माइंड में स्टोर भी हो रही है, और ये मेरे को और मोटिवेट करेंगे कि भाई अभी 2 घंटे पहले तो तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, अब छोटी सी समस्या आ गई तो तू पीछे कैसे बैकफुट पे क्यों जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जब आके मीटिंग में शेयर करता हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं सब माइंड में, चाहे मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। मैं शुरुआत में मीटिंग में जाके झूठ बोलता था कि मैं पावरलेस हूँ। मैं बिल्कुल पावरलेस नहीं था।
मैंने सरेंडर कर दिया, तो मेरे को अपने आप पे हंसी आती थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। सरेंडर या पावरलेस मानना, मैं सिर्फ शराब के सामने पावरलेस नहीं हूं, मैं उन तमाम चीजों के सामने पावरलेस हूं जिनको मैं हैंडल नहीं कर सकता। जो मेरे अख्तियार में नहीं है उसको ईश्वर ही कर सकता है, और कोशिश मैं करता था उसको करने की। तो यही कुछ चीजें हैं जिन्होंने मेरे को अ, शांत रखा हुआ है। और दोस्तों, मेरे को बहुत मेरे जो क्लोज जानने वाले मित्र हैं वो यही कहते हैं कि यार तू अकेला रहता है, तेरे पास सब पैसा भी है, तेरे को कोई पूछने वाला भी नहीं है, बच्चे दूर बाहर हैं, तो आराम से दो पैक पी लिया कर। लेकिन मैंने उस अकेलेपन को अपने ऊपर, अपनी छोटी छोटी जो खुशियां मैं मेरे को लगती थी उनको मैंने प्राप्त करने में या उनके ऊपर काम करने में मैंने वो टाइम मैं स्पेंड करता हूँ। मेरा प्रोफेशन पुलिस का था, लेकिन मेरे को आर्ट वर्क का बड़ा शौक था। तो मैं अभी भी इस उम्र में भी मैं आर्ट वर्क करता हूँ, क्राफ्ट वर्क करता हूँ। और बाकी जो है समय ए में कहीं भी जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर वहां पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ये सब चीजें जो है ये मेरे को स्टेबल रखती है। और भूपेंद्र जी, वही कि आप ए में, हमें सब पता है कि आप बहुत सर्विस करते हो, तो इसी से हम वही जानकारी जानना चाहेंगे कि आप आजकल आप किन किन सर्विसों में इन्वॉल्व। हर्ष, मैं कोई ऐसी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन ये है कि जब कहीं जरूरत पड़ती है तो, क्योंकि मेरे सरकमस्टांसिस कुछ ऐसे हैं कि मैं पर्टिकुलर टाइम किसी को नहीं दे सकता कि मैं इस समय में फ्री हूँगा। कुछ दोस्त मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि मैं आपके साथ स्टेप वर्क करना चाहता हूँ, तो मैंने ये कह के उनको मना किया कि मैं अभी खुद ही वो सब चीजें नहीं कर रहा जिसके लिए मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो मेरे को इंटरनली वो कभी भी वो नहीं आया। मैंने ये जरूर कहा कि आप आ जाओ, हम सब बैठ के बिग बुक पढ़ते हैं, जितना मेरे को इसका एक्सपीरियंस है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह से कुछ लोग आए मेरे पास और हमने वो शुरू किया। लेकिन मैं कहूँ कि मैं बड़ी स्ट्रांग सर्विस में हूँ तो नहीं हूँ। मैं इंटर ग्रुप में मैं लिटरेचर सेक्रेटरी था, तो मैंने अपना काम बड़ी शिद्दत से किया और रेगुलर किया। सबसे बड़ी मेरी समस्या क्या है कि मैं कोई भी काम लगातार नहीं कर सकता। फौज की नौकरी के बाद सबसे लंबा पीरियड ए का है जिसमें मैं पिछले 6 साल से टिका हुआ हूँ। नहीं तो मैं कोई भी काम कंटिन्यूटी में नहीं कर पाया। मैंने कई नौकरियां बदली और हर बार कारण होता था नौकरी छोड़ने का कि मैंने ज्यादा शराब पी ली होती थी, और मैं उनका सामना ना करके उनको फोन पे ही कहता था कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजन है। तो सर्विस का जहां तक वो है कि मैं सबसे मिनिमम सर्विस ये कर सकता हूँ कि मैं जिस भी ग्रुप को बिलोंग करता हूँ मैं वहां पे समय से पहुंचूं, प्रेयर टू प्रेयर। अगर मैं अपने 24 घंटों में 1.5 घंटा मीटिंग के लिए डेडिकेट नहीं कर सकता तो वो फिर चीज बेकार है। मैं कहूँ कि मैं सोबर हूँ और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और ए का शुक्रगुजार हूँ। मैं जब भी ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ या मैं कहता हूँ कि एक ही वजह से मेरी आज ये जिंदगी है, तो इसके साथ मेरे कर्तव्य भी जुड़े हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं ईश्वर का धन्यवाद अगर करता हूँ तो फिर मेरे को ईश्वर का हर काम मानना भी पड़ेगा, वो अच्छा हो मेरी नजर में या बुरा हो। ऐसे ही मैं जब ए का धन्यवाद करता हूँ कि ए की वजह से आज मैं सोबर हूँ, तो उसके साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जुड़ी हुई हैं। तो जहां तक संभव होता है मैं वो करता हूँ। और कभी मैंने डेलिबरेटली ऐसा नहीं किया कि नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं आज मीटिंग नहीं जाऊंगा।
या मैं किसी दोस्त ने कॉल किया तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा या मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो ऐसा कभी दिल में आया नहीं। हर्ष। भूपेंद्र जी, आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो अपने ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर भी हो, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक नया ग्रुप शुरू करना कितना मुश्किल होता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हर्ष, मैं जब इस अ, शहर में आया तो मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मेरे बिल्कुल घर के साथ की सोसाइटी में एक और ए के मेंबर रहते थे, और हम दोनों एक स्कूल में हमने मीटिंग शुरू की। अब ये रातों रात नहीं होता कि मेरा ग्रुप स्ट्रांग हो जाए। मैं 57 साल तक ए में नहीं आया, और मैं किसी दूसरे से ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं इसको एक बार अपनी ये अपना अनुभव शेयर करूंगा और वो अगले दिन से वो मीटिंग में आने लग जाए। समय लगता है। हमारा ग्रुप शुरू से ही ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था। लेकिन मैं सबसे बड़ी ये बात कहता हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, कि मैं मीटिंग रूम खोल के बैठूं। कोई आए ना आए, दैट इज नॉट माई बिजनेस। वो ईश्वर के हाथ में है जिसको वो लेके आएगा। लेकिन मेरा काम ये है कि मैं टाइम से पहले पहुंच के सब चीजें व्यवस्थित करके अरेंज करके मैं मीटिंग रूम खोल के बैठा हूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आए। क्योंकि शराबी के मन में सिर्फ 10 सेकंड का ये ख्याल आता है कि मैं एक ही मदद लूं, और वो अगर मदद डिनाई हो जाती है किसी भी कारणवश, तो वो दोबारा उसको आने में कई साल लग जाते हैं, जैसा मेरे साथ भी हुआ। तो प्रॉब्लम आती है, ग्रुप नहीं चलता, उससे मैं इरिटेट भी होता हूँ कई बार। लेकिन फिर अपने आप को ये कह के मैं शांत करता हूँ कि यार, मैं कौन सा मान गया था एक बार में। अगर मैं किसी की 12 स्टेपिंग के लिए गया हूँ और उसने मेरे को प्रॉमिस किया कि आज शाम को मैं मीटिंग में आऊंगा, 90% केसेस में होता है कि नहीं वो रिस्पॉन्ड करते। अब मैं कहूँ कि मैं 12 स्टेपिंग करने इतनी दूर गया था अपने खर्चे पानी पे, उसने मेरे को थैंक यू भी नहीं कहा। तो इन सब चीजों से मैं ऊपर हो चुका हूँ। अभी मुझको पता है कि नहीं होगा ये। परिवार वाले भी उस समय, जिस समय मुसीबत में होते हैं, तो बड़े वो बार बार फोन करेंगे या बार बार कहेंगे जी कि आप इसको लेके जाओ, और लेके भी गया मैं। लेकिन बहुत सारे केसों में, 100 में से 90% केसों में मेरे को नेगेटिव ही रिस्पॉन्स मिला, नहीं मिला। बहुत कोई पिछले मेरे 5-6 सालों में कितने लोग आए और कितने चले गए। हाँ, लेकिन मैं शायद गलत भी हूँ, मेरा नजरिया, क्योंकि बहुत न्यू कमर्स भी हैं यहाँ पर, कि मैसेज देना मेरा काम है। उसके बाद इंडिविजुअल का और उसका ईश्वर मीटिंग में लाने के लिए उसकी ड्यूटी है, मेरी नहीं। मैं उसको ठीक से मैसेज दूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं मैसेज कैसे देता हूँ। मैं उसको ठीक से मैसेज दूं, उसके लेवल पे आके मैसेज दूं, तो चीजें दोस्तों को जल्दी समझ में आती है, न्यू कमर्स। तो मुश्किलें उस समय भी थी और आज भी हैं। अभी भी हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है। लेकिन एक मेरा वीकली रूटीन ये है कि भाई सैटरडे को मेरे को मीटिंग में जाना है, तो वो मैं समय बचा निकाल के रखता हूँ कि मेरे को मीटिंग में जाना ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं बार बार लोगों को फोन करके नहीं बोलता मीटिंग में आने के लिए, क्योंकि जब तक अंदर से वो चीज नहीं होती कि यार मेरे को जाके मीटिंग में बैठना है, तो मैं सोचता हूँ वो जबरदस्ती बुलाने वाली बात जो है वो, मैं यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा नजरिया ये है कि मैं पहली बार उस व्यक्ति को जरूर मीटिंग में अपने साथ लेके जाऊं और उसको बताऊं कि ये बीमारी है क्या है और मैं कैसे इससे बाहर निकला। बाकी उसका और उसके ईश्वर का काम है। तो यही समस्याएं हैं, आज भी हैं ये समस्याएं, अभी भी है। बहुत कम स्ट्रेंथ है हमारे ग्रुप की। तो यही मेरा अनुभव है इस बारे में तो भी। हर्ष जी। हाँ, भूपेंद्र जी,
एक सवाल और, सर बाद हम मीटिंग ओपन कर देते हैं लोगों के सवालों के लिए भी और भाइयों के सवालों के लिए। तो सिर्फ क्या आपको क्या महसूस होता है कि हमारी जो ए के बाद बाहर हमारी बीमारी के बारे में या अल्कोहलिज्म की बीमारी के बारे में लोगों को क्या जानकारी होनी चाहिए, या कम से कम इतनी तो जानकारी हो, या उस जानकारी को फैलाने के लिए, क्योंकि मेरे को भी ये में आने के बाद ही पता चला कि ये बीमारी है, ये एस क्या है, इसके बाहर किसी को पता ही नहीं। तो आप क्या समझ है कि क्या क्या होना चाहिए बाहर? अर्श जी, मैं इस चीज का विक्टिम मैं खुद हूँ कि पढ़ा लिखा परिवार, मैं दिल्ली में ही रहता था, कैपिटल में रहता था। वहां भी मेरे को इस चीज का मैसेज नहीं मिल पाया कि ए जैसी कोई जगह है जहाँ पे तू जाके ठीक हो सकता है। बहुत लेट मेरे को ये चीजें पता लगी। तो अब इस बारे में हमारे समाज का डिफरेंट ओपिनियन है। सबसे पहले तो लोग डाउट करते हैं यार कि ये बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी लालच के, ये क्या करने आया है यहाँ पे। मैं बहुत लोगों के परिवारों के आंखों में वो सवाल देखता हूँ कि भाई तेनू की पई है यार, हमारा बच्चा शराब पी रहा है, तू इतनी दूर से दो आदमियों के साथ आके यहाँ पर अपनी बात कह रहा है। क्योंकि आजकल का सिनेरियो जो है समाज का, वो 1935 वाली बात नहीं है अब। आजकल लोग बहुत डिफरेंटली सोचते हैं, आपको इमीडिएट जज करते हैं। क्योंकि ऐसा है नहीं है कि बिना किसी लालच के, बिना किसी काम के कोई किसी की मदद करे। तो ये बड़ा टैक्टफुली और बड़ा मुश्किल काम है ये बात किसी को बताना। क्योंकि सबसे पहले मेरे को खुद ही ये बताना पड़ेगा। अब हमारे इलाके में हमने कुछ एक साल पहले पीआई वर्क किया, पोस्टर लगाने का। तो मैंने, जहां मैं रहता हूँ उसके आसपास मैंने पोस्टर नहीं लगाए, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं वो झिझक थी कि यार लोगों को पता लगे कि ये वो है। क्योंकि एक मार्केट में हम पोस्टर लगा रहे थे, तो एक बंदे ने कहा कि वो देखो वो सरदार जी जो हैं वो शराब छुड़ाते हैं। मेरे को सुन के बड़ा बुरा लगा ये। तो किसी को खास करके नॉर्थ रीजन में और पर्टिकुलरली पंजाब में, मैं किसी को कहूं कि आपको शराब से प्रॉब्लम है तो हमसे बात करो, तो वो कहेगा रहने दे यार, शराब भी कोई चीज है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सोच, ये मेंटेलिटी जो है, और पता ये तब लगता है जब पानी जो है नाक से ऊपर चला जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति क्यों 57 साल की उम्र में आया? क्योंकि मेरे को स्ट्रांग मैसेज मेरे पास था ही नहीं। तो ये चीज पब्लिकली मैं जब जाके लोगों से बात करता हूँ तो बड़ा मुश्किल काम है ये। मैं सबसे ज्यादा कमजोर इसी काम में हूँ, पीआई वर्क और 12 स्टेपिंग। हालांकि 12 स्टेपिंग में मेरे को परेशानी नहीं आती, पर कोई मेरे को कहे कि तू मार्केट में गली मोहल्ले में जाके पोस्टर लगा, तो मेरे को बहुत उसके लिए शर्म आती है। क्योंकि लोग जज करते हैं आपको। और हालांकि मैं वो टाइम भूल जाता हूँ जब मैं शराब पी के चौराहे पे गिरा होता था। तब मैंने कभी ध्यान नहीं किया कि मेरे को कौन जज कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं जब होश में आया हूँ तो इस चीजों के लिए मेरे को चिंता होती है। तो शायद वो मेरा एक वीक पॉइंट है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे को इस चीज से भी उबार कि मैं ये मैसेज दिल से स्प्रेड करूं जहां तक संभव हो सके। थैंक यू जी। थैंक यू भूपेंद्र जी। अ, दोस्तों, हम अब मीटिंग को ओपन करते हैं। जो भी भाई भूपेंद्र जी से अपना कोई सवाल पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। यू आर वेलकम। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और भूपेंद्र जी से अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं एक शराबी हूँ। भूपिंदर जी, आज आपका सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को अभी आज 4 ही दिन हुए हैं सोबर हुए।
बीच में मेरा ब्रेक हो गया था एक बार दोबारा से। तो कल मेरे स्पॉन्सर से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने यही बोला कि आप 2-3 दिन से मैं मीटिंग भी नहीं अटेंड कर सका। तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला था कि आप मीटिंग अटेंड करते रहो, चाहे कुछ भी हो, बिज़नेस अपना साइड पे रखो कुछ दिन। अच्छा, भूपिंदर जी ने जिस उम्र में छोड़ी है, वही उम्र मेरी है। तो मतलब मेरे को अब ये भी लगता था कि यार इस उम्र में अब क्या छोड़नी, सारी ज़िंदगी तो पी है। पर आज सुन के ये लगा नहीं यार, ये छोड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, ये समझो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और भूपिंदर जी, मैं आपसे पर्सनली मिलना भी चाहूँगा किसी टाइम, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे पर्सनली, जब आपके पास टाइम हो फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू जी। धन्यवाद राजीव जी, मेरे पास टाइम ही टाइम है। आप जब भी कंफर्टेबल हो मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू जी। थैंक यू। हर्ष। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और कोई भाई, किसी का कोई सवाल? हाँ, अनुराग जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी भूपेंद्र जी, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल फ्रॉम शेयरिंग फ्रॉम द हार्ट। ऐसे ही लगे रहो। जितना आपने सेवा के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया, उससे कहीं ज्यादा आप सेवा करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो आपकी लेवल ऑफ कमिटमेंट है अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, वो बहुत बढ़िया है, और आप तन मन से लगे हुए हैं। और इट्स वेरी नाइस टू हैव यू एज ए फ्रेंड ऑल्सो। हम लोगों की उम्र थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, और बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों को देखकर, जो कुछ समय पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए हैं और बड़ी जल्दी पकड़ लिया है प्रोग्राम को। तो भूपिंदर जी, मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, अपना ये एटीट्यूड बनाए रखो। बहुत से लोगों को आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है। हमारे इस ग्रुप में बहुत से नए दोस्त हैं जो अपने इनिशियल डेज स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो लेट एज में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए हैं और वो ठीक हो गए हैं। तो प्रश्न नहीं, मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतनी हिम्मत करके आपने इस एज में भी आकर शराब से दूर हो पाए हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और इट्स ग्रेट टू हैव यू एज ए फ्रेंड। थैंक यू। थैंक यू अनुराग जी, ये सब संभव हो चुका, इसलिए हो सका क्योंकि मैं इस झुंड में रहता हूँ। और यहाँ वो दोस्त हैं जिनको किसी तरह का मेरे से कोई लालच नहीं, या किसी तरह का कोई ये उम्मीद नहीं कि आज मैं इसकी हेल्प करूंगा तो कल ये मेरी इस तरह करे। तो बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका अनुराग जी। थैंक यू। मुझे ऐसी संगत मिली उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आभारी हूँ, ईश्वर का भी। थैंक यू। हाँ जी, शेर सिंह जी। जी चेयरमैन साहब, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, शेर सिंह अल्कोहलिक। भूपिंदर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने तहे दिल से, जो सच्चाई के साथ अपना अनुभव बताया, अपनी बाधाएं बताई और अपने समाधान बताए। आपका जो आज का दर्शक में आपको सुना, मैं अपने आप को भी रिलेट किया, क्योंकि मैं भी इसी एज में हूँ और मिलिट्री से रिटायर्ड हूँ। आपने गॉड ग्रेस बताई कि ये मैं कैसे आया, तो मैंने अपने आप को पहचाना और उसमें ये जाना था कि वास्तव में भगवान की कृपा होती है वही आता है। और रॉक बॉटम की जो पोजिशन बताई, उसको भी देखा कि मैं मेरा कैसा रोक। पर आपने एक रिसेंटमेंट का जो बोला था, और उसमें एक बड़ी समस्या में था मैं बहुत दिन से, और आज आपने एक वर्ड बोला है कि रिसेंटमेंट का हक ही नहीं है। फिर ये हक ही नहीं, तो ये तो बहुत बाद में पहचान में आया है। शुरू में तो बहुत रिसेंटमेंट, जो एक नंबर वन ऑफेंडर जिसने मुझे मारा और अपने शराब से उसकी समाधान ढूंढता था,
फिर आपने जो बताई है कि हंसी नहीं है, ये आज समझ में आ रहा है। सपने आने का दोस्तों मुझे अपने टेन्योर में, जब से मैं घर छोड़ी, आज भी सपना आया था। ये मेरा चौथा सपना है, 7 साल में चौथा सपना। अब पहले वालों में तो मैं बहुत घबराया था, और मैंने अपने मीटिंग में बताया, स्पॉन्सर को बताया, सबको बताया। पर आज मैं इतना घबराया नहीं हूँ, पर थोड़ा सोचता हूँ कि क्यों आते हैं। तो इसका भी समाधान मुझे बता दिया था कि सपने आते हैं भाई, इतने लंबे अल्कोहलिक पोजिशन में मैं रहा हूँ, इतनी साल में शराब पी है, तो सपने नहीं आएंगे तो क्या आएगा। ये पूरा माइंड ही सबकॉन्शियस मेरा जो है वो बदल दिया था। तो इसके अभी आज मुझे डरने की बात नहीं है। डिसिप्लिन के बारे में बताया कि मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मैं अपने जीवन में डिसिप्लिन में नहीं रहा, और अब भी नहीं हूँ। सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है, पर अब भी ये डिसिप्लिन जो बहुत जरूरी है, उसके ऊपर मुझे काम करना आज जरूरी है। और ग्रुप खोलने में जो समस्याएं बताई, बाधाएं, और उसमें आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसी ऐसी बातें बता दी कि आज आगे मुझे ये समस्या नहीं आनी चाहिए। कि आपने बताया कि मैं कैसा था उस दिन, मेरी क्या हालत थी, मेरी क्या सोच थी, मैं क्यों नहीं पहले आया। तो ये सारी चीजें अगर अपने आप पे सोचता हूँ, तो ये मेरे जो भी उधर से रिस्पॉन्स मिलता है उनका समाधान, और उनसे जो गृहस्थी या परेशानी आती है उनका अपने आप में ही समाधान हो जाए। कि मैं, मेरा कैसा डिसिप्लिन था, मैं जब शुरू में आया था उससे पहले मैं पे क्यों नहीं आया था, मैं क्या सोचता था ए के बारे में, स्पॉन्सर के बारे में क्या सोचता था, भाइयों के बारे में क्या सोचता था, ये बहुत दिन चला। तो इन चीजों का भी आपने स्टिक जवाब दिया, और उसका जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अपनी पहचानने का जो आपने एक मौका दिया है, आपके व्याख्यान के साथ में मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में साहब धन्यवाद, टाइम भी ज्यादा ले लिया है, धन्यवाद। थैंक यू शेर सिंह जी। कमलजीत जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज गो अहेड। जी यश जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम कमलजीत है, मैं भी एक अल्कोहलिक हूँ। आज ठीक हूँ, उसके लिए इस सारी फेलोशिप का, अपने स्पॉन्सर का, किताब का और उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा आज भूपेंद्र जी ने अपने एक्सपीरियंस सोबर गपशप के जरिए सोबर गपशप प्रोग्राम के जरिए हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताए। और मैं भी शुरू के दिनों में मैं ना जिन लोगों की शेयरिंग से अपने आप को रिलेट करता था, उनमें भूपेंद्र जी की शेयरिंग ने मुझे काफी सपोर्ट करा। और जो इन्होंने बात करी स्पॉन्सर से रिलेशन की, तो मैं भी ये समझता हूँ, इसमें मैं 100% इनके साथ रिलेट करता हूँ कि स्पॉन्सर के साथ जो मेरा रिश्ता है वो सबसे अलग है। क्योंकि वही एक आदमी है जिसके जिसके सामने मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, कुछ भी उनको पूछ सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ, है ना। और बिल्कुल मैं इनसे रिलेट करता हूँ। और वही स्पॉन्सर ही शुरू के दिनों में मेरे तो जो मुझे मैसेज देने वाले, मुझे गाइड करने वाले और मीटिंग में लेके आने वाले, वही मेरे स्पॉन्सर बने। तो मुझे भी शुरू के दिनों में यही यही चीज ने मुझे रोके रखा कि यार इस आदमी को मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं अपने आप को भी धोखा दे सकता हूँ, सारी दुनिया को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन इस आदमी को मैं धोखा नहीं दे सकता। तो ये मुझे बड़ी अच्छी आज इनकी बात लगी, और मैंने रिलेट भी करा इससे। और सबके लिए, इस सब के लिए भूपेंद्र जी आपका थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमल जी। हाँ जी हर्ष जी। अनूप जी का हैंड रेज है, अनूप जी प्लीज गो अहेड। नमस्ते, मेरा नाम अनूप, मैं एक शराबी हूँ। हाय। हाय हाय। सम- हाय हाय। थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। आ, आ, भूपेंद्र जी से एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। मुझे वो हाँ जी पास्ट, प्लीज। मुझे वो पास्ट और वो चिड़चिड़ापन और थोड़ा वो डिसिप्लिन से
बाहर सुनने नहीं सकता हूँ कि मैं घर परिवार का बात अ, और और यही चिड़चिड़ापन वो पास्ट बहुत मारता है। मेरा ये शराब अम, से मैं दूसरे चीज से भी रिलेटेड था, जुआ से। मेरा वो सेकेंडरी एडिक्शन जुआ था और गैम्बलिंग। वो वही वही एक बार भूपेंद्र जी बता देंगे तो अच्छा होगा करके लगा था। थैंक यू। थैंक यू अनूप जी। मेरा जितना अनुभव है मैं जरूर शेयर करूंगा, शायद आपके काम आए। परिवार में रह के मेरा चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे जैसा शराबी सबसे ज्यादा जो ग्रांटेड लेता है वो अपने परिवार को लेता है। मुझे उन पे कमांड करने का हक है। मेरी सोच ये होती है, मैं जो चाहूंगा वो वही करेंगे, और जो मेरी सोच है उसी तरह की सोच वो रखेंगे। तो वो मेरे लिए सॉफ्ट टारगेट है। मैं बाहर आके मीटिंग्स में या समाज में मैं अपनी इतनी नहीं चलाता जितनी अपनी परिवार में चलाता हूँ, क्योंकि वो लोग सह देते हैं। अब मैं इसका उल्टा करके देखूं कि मेरा जो अनुभव रहा है कि मैं सबसे ज्यादा जो श्रेणी मानता हूँ, जिनका मैं देनदार हूँ, वो मेरा परिवार है, क्योंकि उन्होंने मेरे को सालों साल सहा है। उन्होंने अपना चिड़चिड़ापन कैसे हैंडल किया होगा उस समय, जब मैं घर में कोई गेस्ट आए हों और मैं शराब पी के बुरी हालत में आ जाता था, उन्होंने अपना चिड़चिड़ापन कैसे हैंडल किया होगा। उन्होंने उन्होंने घर से वो कैसे निकलते होंगे जब हर जो बाहर गली मोहल्लों में औरतें खड़ी होती हैं, वो उनको रोक के कहेंगे जी आपका बेटा कल यहाँ गिरा हुआ था, या आपका हस्बैंड बड़ी बुरी हालत में शराब में था। उन्होंने कैसे हैंडल किया होगा। मैं जब उस चीज को याद करता हूँ तो मेरा चिड़चिड़ापन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बिल्कुल वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो चिड़चिड़ापन मेरा तब होता है, और चिड़चिड़ेपन से बहुत सारी चीजें और रिलेटेड है। मैं चिड़चिड़ा होऊंगा तो मेरे को गुस्सा आएगा, और इसके कारण पीछे एक ही ये होता है कि मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही। तो मेरे को सब्र रखते हुए स्वीकार भी करना पड़ेगा। मेरे को भी स्वीकार किया इस दुनिया ने, परिवार ने सबसे ज्यादा। तो ये मैं अपने आप को एक बार मेरे को रिमाइंड कराना पड़ता है स्ट्रांगली, कि मैं उस चीज को भूलूं ना। मेरा पास्ट जो है, मैंने क्या किया था, और बहुत सारी चीजें तो मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने किस रूप से अपने परिवार को टॉर्चर किया था, क्योंकि मैं तो होश ही में नहीं था, मैं तो पागलों की हालत में था। तो चिड़चिड़ापन या गुस्सा, जो दोनों ये भाई बहन है, इनका कारण एक ही है कि चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही, इसलिए मैं चिढ़ जाता हूँ। तो मेरे को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार के, और ईश्वर से मदद मांगनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, मैं किसी भी चीज के लिए, छोटी चीज के लिए, मैं ईश्वर के लिए मदद मांगता हूँ कि मेरा मार्गदर्शन कर, मेरे को सियाना, मेरे को आ, उसको बोलते हैं कि मेरे को serene रख, कि मैं इस चीज को समझ पाऊं। तो यही मेरा अनुभव है इस बारे में अनूप जी, शायद आपके काम आए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, भूपेंद्र जी, हमारा टाइम लगभग हो रहा है, और मैं आपसे ये, मेरा फिर वही प्रश्न मेरे हमेशा रहते हैं। मैं एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतने सालों के बाद, आपके लिए आज की डेट में सोब्राइटी का क्या मीनिंग है, और उसी के साथ ही कि आप, जो बंदा आज अपनी पहली एए की मीटिंग में एंटर कर रहा है या नया है, उसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैंने जैसा पहले भी कहा अर्श जी, कि मैंने एक ही जीवन में दो दो लाइफ मैं जी है मैंने। एक वो नरक भरी जिंदगी, और एक आज ये स्वर्ग वाली जिंदगी। आज के दिन मुझे पता है कि 8:42 हुए हैं, ये सुबह के हुए हैं। मुझे ये सब चीजें होश ही नहीं रहती थी।
तो सोब्राइटी जो है वो तमाम मेरी खुशियां सिर्फ एक ही चीज पे अटकी हुई हैं, एक ही चीज पर, उसके नीचे जो एक्सेल लगा हुआ है वो है सोब्राइटी। आज के दिन मेरी खुशियां, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, सब चीजें ईश्वर ने वापस दे दी, ये सब केवल और केवल एक चीज के ऊपर टिका हुआ है, इसका एक्सेल है सोब्राइटी। अगर वो ढीला पड़ गया या मैंने उसको हटा दिया तो मैं कोलैप्स हो जाऊंगा, मैं वहीं गिर जाऊंगा। क्योंकि और एक टाइम ये आता है, मेरे जैसा शराबी जो होता है वो किसी न किसी चीज का एडिक्ट होता है। तो मेरे को बहुत बार महसूस ये होता है कि मैं शायद ए का एडिक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये लाइफ बहुत खूबसूरत लगती है। आज के दिन जो रिगार्ड या जो रिस्पेक्ट मेरे को परिवार में, समाज में या रिश्तेदारों के साथ मिलती है, वो कभी महसूस नहीं की थी। तो यही मैं कहना चाहूंगा जी कि एक ही जो लाइफ है, क्योंकि मेरे को जीना नहीं आ रहा था बेसिकली कि मैं कैसे जीऊं। शराब भी अलग हो गई, अब मेरे को लोगों से बातचीत नहीं करनी आती थी, लोगों से व्यवहार नहीं करना आता था। मैं वो इंसान था कि मैंने शायद आज तक किसी को व्हाट्सएप पे ये टाइप करके नहीं भेजा अपने परिवार वाले को कि हैप्पी बर्थडे। मैं सोचता ठीक है यार, हैप्पी बर्थडे कौन सा ये हो गया, मतलब मेरे को खुश रहना आता ही नहीं है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे मैंने उस चीज पे अपना, मैंने उसको रिकॉग्नाइज किया पहले, और अब अपने परिवार या सगे संबंधियों को मैं मैसेज भी कर देता हूँ या फोन कर लेता हूँ कि भैया आपको जन्मदिन की बधाई हो। या कोई इंटर्न मेरे को कह देता था तो मेरे को गुस्सा आता था, यार इसको और कोई काम नहीं है, हैप्पी बर्थडे है, ठीक है यार, अभी 57-58 साल की उम्र में क्या हैप्पी बर्थडे है। लेकिन लोग इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, जो मैं नहीं कर पा रहा। और वो मेरे को ये ने सिखाया। और सबसे बड़ा जो उसका कारण है कि आज मैं सोबर हूँ। बस इतना ही कहना चाहूंगा जी। भूपेंद्र जी, नए आने वाले भाइयों के लिए एडवाइस, जो पहली मीटिंग में कई बार बहुत से लोग एक मीटिंग लगा के ही छोड़ देते हैं, और इसके अलावा कीप कमिंग बैक के अलावा आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें? सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और डिसिप्लिन। मुझको ईमानदार अपने आप से होना पड़ेगा, क्योंकि इस सारी इतनी बड़ी दुनिया में केवल एक ही आदमी है जिसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और वो है मैं खुद। मैं जानता हूँ मैं कब बेईमानी कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं कब अनडिसिप्लिन हो रहा हूँ। तो ये मेरे को खुद से ये तय करना पड़ेगा कि यार 25-30 साल शराब पिया है, एक बार ये जो कह रहे हैं इनको भी करके देख लो। मैंने जब जो समाज में फालतू के बाबा बुबा होते हैं, उनसे जब मैंने हाथ पे अपने तबीज या धागा बंधवा लिया, तो ए में तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं यार, तो इसको भी एक बार मैं करके देख लूं। नहीं मेरे को वो सूट होगा तो फिर वही बात है जो हमेशा हम ए में कहते हैं कि ठेके खुले। मैंने वो अनुभव कर लिया है, ठेके खुलने वाला अनुभव मैंने कर लिया है। तो अब मैं एक बार ए में आके देख लूं, करूं यार, मेरा मन कर रहा है या नहीं कर रहा, और मन करने लग जाएगा दोस्तों। ये फेक इट टू मेक इट बहुत ज्यादा काम करता है इस पे। मैं भी शुरू शुरू में आके दिखावा करता था कि मैंने जी सर आज सरेंडर कर दिया, या मैंने पावरलेस मान लिया अपने आप। मैं झूठ बोलता था, लेकिन वो झूठ धीरे धीरे सच साबित हो गया। और उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ कि आज मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं अपने जीवन को संभाल पा रहा हूँ। तो दोबारा से अपना एक जो समाज में पुनर्स्थापन है, मैं अपने आप को पुनर्स्थापित कर पा रहा हूँ। लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरे से सलाह पूछते हैं, और मैं वही आदमी हूँ कि जिसको कोई पास बिठा के राजी नहीं था। तो आज के दिन जब वो करते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और मेरा उत्साह भी बढ़ता है। तो ईमानदार होना पड़ेगा मेरे को, और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आधी मीटिंग में आऊं और एक चाय पी के चला जाऊं, मुझे पता है मैं बेईमानी कर रहा हूँ। उस चाय बनाने के पीछे किन लोगों ने काम किया, किन लोगों ने कुर्सियां ठीक की, किन लोगों ने वहां पे कपड़ा मारा कुर्सियों पे, मेरे को ये देखना पड़ेगा। जो चाय बना रहा है उसने कैसे बनाया, कैसे केटलियां धोई, कप धोए, मेरे को नजरअंदाज मैं नहीं कर सकता, मेरे को उसमें घुसना पड़ेगा।
और वही मेरी ईमानदारी और डिसिप्लिन है कि मेरे को ये चीजें, मैं दो ही चीजों को ज्यादा जोर दूंगा कि अपने आप से ईमानदार और डिसिप्लिन। थैंक यू जी। थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मैं भूपेंद्र जी का एक बार फिर से थैंक यू करना चाहूंगा कि आप आज इतने ग्रेशियस थे कि आपने होस्ट की कुर्सी छोड़ के गेस्ट की कुर्सी पे बैठे। थैंक यू सो मच। मैं सारे ग्रुप की तरफ से, आपके अपने ही ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका। और दोस्तों, मीटिंग का टाइम हो गया है, तो हम मीटिंग का एंड सेरेंटी प्रेयर से करेंगे। मैं लीड नहीं करूंगा, हम हिंदी में करेंगे। और सभी भाई, जो भी भाई सही प्रवेश में हैं, अपना माइक